प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले का सभी क्वेश्चन बता दिया गया है। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक रेखा हम खींचते हैं, एक रेखा है, एक रेखा हमारी मान लेते हैं, रेखा हमारी क्या है, AB है। रेखा हमने क्या माना, AB एक रेखा माना। और कह रहा है रेखा पर एक दी हुई बिंदु जो उस रेखा पर नहीं, एक बिंदु हम मानते हैं इस रेखा पर स्थित नहीं, एक बिंदु हमने मान लिया यहाँ पर P, ये बिंदु क्या मान लिया, P मान लिया, रेखा पर स्थित नहीं है। जितने रेखाखंड यहां से इस पे जितने रेखाखंड खींचे जाते हैं, इस पे जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, चाहे जितना रेखाखंड खींच दीजिए, यहां से ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, तमाम रेखाखंड खींच दीजिए। इसको हमने M मान लिया, इसको हमने R मान लिया। इसमें कह रहा है जितने भी रेखाखंड उनमें लंब रेखाखंड, उसमें जो लंब रेखाखंड ये सबसे छोटे, यहां से हमने इस पे लंब रेखाखंड सीधा, ये लंब का मतलब कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। यह लंब रेखाखंड क्या होता है, सबसे छोटा होता है, यानी कि ये रेखा सबसे छोटी है। यानी कि इसमें क्या दिया है, आपको दिया है, इसमें दिया है कि AB एक रेखा है, AB एक रेखा है, जिसके बाहर एक बिंदु क्या है, P ये दिया गया, ठीक, बाहर बिंदु P, और यहां से इस पे लंब डाला गया, यानी कि PM लंब है किस पे, AB पर, ये लंब डाला गया। अब आपको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यानी कि ये जो हमारी सबसे छोटी रेखा है, लंब सबसे छोटी रेखा होती है, तो लंब छोटी रेखा है तो इसका मतलब PM एक क्या होगा, बड़ी हो गई। यानी कि ये सिद्ध करना है कि PM छोटा है किससे, PM से, यही कह रहा है। यानी कि ये रेखा इससे क्या हो गई, छोटी हो गई, यही कह रहा है। उत्पत्ति देखिए, इसकी उत्पत्ति, अब देखिए त्रिभुज PMN से, त्रिभुज PMN से, PMN से इसमें दिया कोण M बराबर कितना दिया, 90 अंश ये दिया, और एक दिया कि PM लंब है किस पे, AB पर, लंब तब जाकर के जब कोण M बराबर कितने अंश का है, 90 अंश का। इसमें जो शेष कोण बचा इस त्रिभुज में, शेष कोण बचा है, ध्यान रखिए ये समझने का है, जो शेष कोण, जैसे इस त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का, 90 अंश हो गए, इसके मतलब जो शेष कोण बचा, शेष कोण हमारा क्या बचा, शेष कोण देखिए एक कोण ए बचा और एक कोण ए बचा, यानी कोण बचा हमारे पास PM, शेष कोण PM PNM, यानी कोण PNM प्लस कोण MPN, यह दोनों कोण किसके बराबर है, 90 अंश के। ये देखिए, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश और एक कोण 90 अंश खुद दिया गया है, और इन दोनों कोणों का योग मिलकर के अकेले 90 अंश है, और यह दोनों कोण मिलकर के कितने अंश है, 90 अंश है। इसके मतलब ये कह रहा है कि जो कोण M है,
कोणीयम जो लिखा गया है, कोणीयम, इससे सिद्ध होता है कोणीयम जो है बड़ा है कोणीयम से, और कोणीयम, यही कोणीयम जो है ये बड़ा कोण पी से, कोण पी से, यानी कि दोनों से बड़ा है। यम जो है इससे भी बड़ा है और यम जो है इससे भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है, क्योंकि दोनों मिलाकर के 90 अंश, अकेले 90 अंश है। कोणीयम देखिए, ये हमने लिखा है कि कोणीयम बड़ा है कोणीयम से। अब जरा कोणीयम देखिए, कोणीयम के सामने भुजा क्या है, कोणीयम के सामने भुजा पीएन, पीएन, पीएन बड़ा है, कोणीयम के सामने भुजा क्या हो गया, पीएम, पीएम, यानी कि पीएन बड़ा है पीएम से। इसी को उल्टा कर दीजिए, पीएम छोटा है किससे, पीएन से। उल्टा कर देंगे तो छोटा पद इधर चला जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो इधर लाएंगे, छोटा हो जाएगा, यानी कि पीएम छोटा किससे, पीएन से। ये सिद्ध करना था, इति सिद्ध, सिद्ध। 7.4 में एक क्वेश्चन था, यहीं पर ही समाप्त हो गया हमारा 7.4। देखिए अगला अध्याय हम क्या पढ़े, अध्याय 10 वृत्त, सर्किल, यानी कि आपको इस सत्र में, यानी कि 2020 और 21 में कोरोना संक्रमण के कारण आपका जो विषय सूची है, विषय सूची से अध्याय 8 चतुर्भुज और अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस 2020 और 21 सत्र में नहीं पढ़ना है। सिलेबस हमारा क्या दिया, वृत्त दिया गया है, इसके बाद क्या दिया गया है, वृत्त। तो वृत्त हमको पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, यानी कि जो अध्याय 8 और 9 हमको नहीं पढ़ना है, इस सत्र में नहीं पढ़ना है, बाकी तो पढ़ना ही है, अगले सत्र में जब आएगा 21-22 उसमें पढ़ना है। लेकिन सत्र 2020 में और 21, जो 20 और 21 का सत्र, उसमें इसको आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 और 9, पढ़ना क्या है, चैप्टर नंबर 10। तो सबसे पहला चैप्टर क्या, वृत्त है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त है क्या, पहले तो यही जानेंगे वृत्त क्या है। देखिए पहले वृत्त की परिभाषा हम लोग देखते हैं, वृत्त, तो वृत्त के बारे में सब बताएंगे, वृत्त क्या है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, उन सभी बिंदुओं का समूह, सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी, एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है।
यानी कि इसका कहने का मतलब एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के स्थिर बिंदु से, तल है ये हमारा तल है, तल के एक स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु हो गया, तल के स्थिर बिंदु से एक स्थिर बिंदु पर, यहाँ स्थिर बिंदु से और स्थिर दूरी पर, यही बिंदु से ध्यान रखें, स्थिर बिंदु से ये हमारा कह रहा है कि एक स्थिर, देखिए ये स्थिर बिंदु यहां से स्थिर दूरी पर, यानी कि यहां से सब दूरी क्या हो, समान हो। अब देखिए इसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये देखिए वृत्त, इसका कहने का मतलब इस बिंदु से अब हम कहीं पर इसको नापे, चाहे यहां नापे, चाहे यहां नापे, चाहे यहां, ये देखिए एक स्थिर बिंदु से, देखिए सभी दूरी, ये देखिए ये हमारा स्थिर बिंदु है, यहां से इसकी स्थिर दूरी, दूरी स्थिर हो, स्थित हो। अब देखिए सभी बिंदु हैं, ये सभी बिंदु एक ही तल में सभी बिंदु स्थित है। इसी को अगर मिला दिया जाए तो इसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। एक ही तल पर उस सभी बिंदुओं का सब, ये सभी बिंदु हैं, देखिए सभी बिंदु, सभी बिंदुओं का समूह, यहां से इसकी दूरी क्या हो, समान, इसको यदि मिला दिया जाए तो इसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसी को हम वृत्त कहते हैं। अब वृत्त में हमको देखिए दो चीज पढ़ना है। वृत्त की परिधि तो हम पहले ही बता चुके आपको, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला पहले बता दें। वृत्त की परिधि 2πr होता है, पहले से ही पढ़ा है इसको। वृत्त की परिधि 2πr, आर का मतलब इसकी त्रिज्या, वृत्त की परिधि ऊपरी वाले भाग वृत्त की परिधि होती है। ऊपरी वाला भाग क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। ये सभी जानते हैं। देखिए इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र कहते हैं, ये बताया गया। इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र, ये हमारा केंद्र, ये हमारा क्या केंद्र, वृत्त का केंद्र। और ये जो रेखा खींची जाती है इसी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अभी सब आगे बताएंगे धीरे धीरे एक एक पॉइंट। देखिए इसमें असंख्य त्रिज्या हो सकती है, किसी बिंदु वृत्त के केंद्र से कितनी खींची, असंख्य त्रिज्या खींची जा सकती है। अब उसके बाद इसमें वृत्तीय, वृत्तीय क्षेत्र, वृत्तीय क्षेत्र। अब जरा इसको देख ले, वृत्तीय क्षेत्र में वृत्तीय क्षेत्र है, वृत्ति, वृत्ति का मतलब हो गया कि एक वृत्त उस, हाँ वृत्तीय क्षेत्र, एक वृत्त उस तल को, उस तल को जिस पर वह स्थित है, जिस पर वह स्थित है, तीन भागों में विभाजित कर देता है। स्थित है, तीन भागों में विभाजित कर देता है। तीन भागों में विभाजित कर देता है। पहला भाग है तीन भागों, वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त के अंदर
अंदर का भाग, वृत्त के अंदर का भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्त के अंदर के भाग को अभ्यंतर कहते हैं। अभ्यंतर, जो वृत्त के अंदर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। तीसरा वृत्त खुद, दूसरा क्या है, वृत्त। तीसरा क्या होता है, वृत्त के बाहर का भाग, वृत्त के बाहर का भाग। वृत्त के बाहर के भाग को कहते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग, ये देखिए आपका दो बहिर्भाग, यानी कि ये आपका देखिए एक तो वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया, और उसमें जो अंदर का भाग होता है इसको कहते हैं अभ्यंतर। अंदर के भाग को अभ्यंतर कहते हैं, और जो बाहर का भाग इसको कहते हैं, बाहर जो होता है वो बहिर्। बहिर्भाग तीन भागों में विभाजित होता है। वृत्त का जो तल होता है क्या कितने भागों में विभाजित होता है, तीन भागों, एक अभ्यंतर, एक खुद वृत्त, एक बहिर्भाग। ये हो गया वृत्तीय क्षेत्र। उसके बाद एक वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा। जो वृत्त की जीवा होती है किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित दो बिंदु, दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाला, मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा, रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। ये देखिए वृत्त है, अभी एक जीवा देखिए वृत्त ए भी है, जो वृत्त का व्यास करते हैं, वृत्त के केंद्र से करते हैं, लेकिन ये भी एक जीवा है, सबसे बड़ी जीवा। और जितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है इसमें, चाहे जितने रेखा देखिए, ये हो गया, ये हो गया, सविधा जितने भी खींच लीजिए, इसी को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जीवा ये सभी रेखा हमारी क्या है, जैसे ये हो गया, ये वृत्त का केंद्र है, बी सी डी ई एफ, ये सभी हमारी क्या वृत्त की जीवा है। ठीक, इसको कहते हैं वृत्त की जीवा। वृत्त का व्यास, देख लीजिए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास किसी वृत्त का व्यास किसी वृत्त का व्यास किसी वृत्त का व्यास
किसी वृत्त का व्यास, वृत्त की विशेष व्यास, वृत्त की विशेष जीवा, विशेष जीवा, विशेष जीवा जो उस वृत्त के, जो उस वृत्त के केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर जाते, केंद्र से होकर जाते, यानी कि जो वृत्त की जीवा होता, वृत्त का व्यास होता है वो भी एक जीवा है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, जो केवल वृत्त के केंद्र से होकर के जाते हैं। ये देखिए ये रेखा हमारी क्या है, ये वृत्त के केंद्र से जो ए भी हमने खींचा, इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास। जो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाते हैं, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाते हैं उसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। अब उसके बाद आपका वृत्त का चाप, वृत्त का चाप, वृत्त का चाप, वृत्त का चाप देख लीजिए। वृत्त का चाप किसी वृत्त की किसी वृत्त की परिधि पर वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से दो बिंदुओं से वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग, जिनमें से प्रत्येक भाग, जिनमें से प्रत्येक भाग वृत्त का चाप, प्रत्येक भाग वृत्त का चाप कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे हमने मान लिया इधर x मान लिया, इसको क्या मान लिया, y मान लिया, x और y ये वृत्त का केंद्र है, वो हो गया। एक बिंदु हमने मान लिया a और एक मान लिया क्या, b मान लिया, ये a और b, यानी AXB, एक चौक हमारा क्या बन गया, AXB। ये देखिए चौक AXB और दूसरा क्या बना, AYB, ये हमारा चाप। लघु चाप कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। जैसे ये छोटा चाप, ये देखिए छोटा चाप है, इसको क्या कहते हैं, लघु चाप। ये भी हमारा क्या, लघु चाप है। इधर से देखिए, अगर इसको कहें EXB क्या, हमारा लघु चाप है, और AYB क्या है, दीर्घ चाप।
एक बड़ा चाप है, देखिए यहाँ से यहाँ तक चाप है, ये लघु चाप है। और उसके बाद आगे हमारा वृत्तखंड है, वृत्तखंड, वृत्तखंड, वृत्तखंड। जीवा तथा प्रत्येक चाप है प्रत्येक चाप के मध्य, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का वृत्तीय क्षेत्र का खंड, वृत्तीय क्षेत्र का खंड वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। जीवा का प्रत्येक चाप के मध्य, इसी को देखिए वृत्तखंड कहते हैं। देखिए यहाँ से ये देखिए कहते हैं वृत्तखंड, ये यहाँ से कहते हैं पी क्यू, दीर्घ वृत्तखंड इसको कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। और ये हमारा क्या बन गया, लघु वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। दो वृत्तखंड बने, एक वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड। इतना तो आपको पहले वृत्त के बारे में पढ़ना है आपको। एक और लास्ट बच्चा है, लास्ट है वृत्त में एक लास्ट बच्चा है त्रिज्यखंड, 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 त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच का क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि कह रहा था कि ये वृत्त का केंद्र है, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए, ये आपका O हो गया, ये P और Q माने, P और Q यही हमारा, देखिए इसको कहते हैं, ऊपर वाले भाग को कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड।
और इसको क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। OPQ जो हमारा बना OPQ, देखिए OPQ इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। शेष वृत्तीय क्षेत्र, शेष वृत्तीय क्षेत्र, जो शेष वृत्तीय क्षेत्र बचा है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ये दो त्रिज्यखंड है। ये हमारा हो गया। ये पूरा जितना मैंने समझाया है ये पूरा वृत्त के बारे में। इसको आपको लिखना है, इसको याद करना है।